हमारे संघर्षशील, कर्मठ, बेहतरीन, लाजवाब, चमकते चेहरे वाले राजपूत हैं। उनको मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आपके चेहरे की चमक ऐसी ही बनी रहे, चाहे धूप रहे, चाहे कोहरा रहे, चाहे धुंध रहे, चाहे अंधेरा रहे, आप ऐसे ही चमकते रहो, जिससे पता चलता रहे कि आपके अंदर का जो खून है कहीं ना कहीं वो महाराणा प्रताप के बहते हुए रक्तों के उबाल का खून है। मंच पे उपस्थित हमारे गार्जियन, जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया और उनकी छत्र छाया में मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो शुरू से हमेशा ये कहते रहे कि तुम्हें कुछ करना है युवाओं के लिए, समाज के लिए, ऐसे आदरणीय पिता तुल्य हमारे चाचा अशोक सिसोदिया जी, जो शुरुआत के दौर से लेके अब तक हमें अपना स्नेह प्रेम देते हैं, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और सदैव आपके आशीर्वाद के लिए आकांक्षित हूं, सदैव आपके प्यार और दुलार की कामना करता हूं। और इसी शुभ घड़ी में मैं तो आपका बेटा हूं, पुत्र हूं, करणी सेना भारत की नींव अगर आपके बेटे ने डाली तो आपके बिना ये संगठन अधूरा है। और मैं चाहता हूं मंच से और जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी से भी एक सहमति के रूप में, क्या मैं उत्तर प्रदेश का संरक्षक अशोक सिसोदिया जी को बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं भाई? आज्ञा आप लोग दे रहे हैं ना? जी जी। तो मैं चाहता हूं कि चाचा जी, आप उत्तर प्रदेश के संरक्षक के तौर पे हमें प्यार करिए, इन बच्चों पे आशीर्वाद दीजिए, इनको ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं दीजिए और अपने अंदर के बचे हुए महाराणा प्रताप के खून को इनके रक्तों में संचारित कर दीजिए। मैं ये आह्वान भी आपसे करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष महोदय से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय से और राष्ट्रीय संयोजक जी से कि सभी लोग चाचा जी को माला फूल पहना के आज इनको वो प्यार और वो स्नेह दीजिए कि जिससे आने वाले दौर में हमारे बुजुर्ग ये महसूस करें कि युवाओं के अंदर आज भी हमारे प्रति और उनके प्रति कितना सम्मान है। आइए भैया, लल्ला भैया आप माला पहनाइए। पहना दिए, पहना दिए। सनी भैया, जगह तो दे दो, अरे कैमरा वाला जरा भैया। दम ना जाएगा मेरे भाई। भैया अपने कैमरे वाले सब अपने ही हैं भाई, खींचता रहे फोटो, समझ में आई? एक मिनट रुकिएगा, भी कोई भागियो मत, मैं सेल्फी ले लूंगा। आप लोग नीचे चलिए, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब आप लोग नीचे चलिए, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, नीचे आ जाओ यार। धन्यवाद सभी सांस्कृतिक के
भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो कहीं ना कहीं दिल में एक बेहतरीन छवि उभार रहा है। इसके लिए मैं कासगंज के सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार और स्नेह देना चाहता हूँ। अरे रुक जाओ यार, हेलो। पूरा खतरनाक आदमी है यार। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का प्यार। आप लोग अपने यथास्थान को ग्रहण करें और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बहुत ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट आप लोगों का लेना चाहता हूँ। 5 मिनट बहुत छोटा समय होता है, सुनने के लिए, समझने के लिए 5 मिनट छोटा हो सकता है, लेकिन करने के लिए 5 मिनट कम पड़ जाएंगे। अगर इस 5 मिनट को आप लोगों ने ढंग से सुन लिया तो मुझे गुरेज नहीं है, मुझे तनिक भी तकलीफ नहीं है, या मुझे तनिक भी डर नहीं है कि सीआरपीसी आईपीसी की जितनी भी संविधान में धाराएं हैं, समाज के लिए मेरे ऊपर लाद दी जाएगी। मैं हमेशा तत्पर रहूंगा अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, मुझे किसी की डर नहीं है। मेरे अपनों के तरफ अगर कोई भी कान खोल के सुन ले, मैं कासगंज की धरती से कह रहा हूं, पूरे देश के सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ध्यान से कान को खोल के सुन लीजिए कि मेरे समाज के तरफ अगर उंगली करोगे, हाथ काट लेंगे, ये वादा है मेरा। और बुरी नजर से देखोगे तो आंख निकाल के गिट्टक बजाएंगे, गिट्टक। ये भी सुन लीजिए। मंच में उपस्थित हमारा भाई है टीपी ठाकुर, सेलिब्रिटी है, पॉपुलर है, और हम लोगों का प्यार बहुत है इसके लिए। और कहीं ना कहीं इसको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, मेरे दिल में इसके लिए बहुत जगह है। वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि डीके ने समाज को जगाने के लिए उन भर बॉलीवुड वाले जिन्होंने हमें गुंडा, मवाली, अपराधी कहा, उसको तमाचा मारने के लिए ये 5 फुट 5 इंच का भाई ही बहुत है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम्हारे लिए हम लोग राजपूत बुड खोलेंगे, ये वादा है मेरा। और केवल तुम ही हीरो रहोगे समाज के, ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई। क्यों? राजपूत अपना खुद का प्रोड्यूसिंग हाउस खोल के पिक्चर बनाने की औकात में है कि नहीं? अबे सुनो भारत, तुम लोग बॉलीवुड वाले आज भी 75% सिनेमा घरों के मालिक हम ही लोग हैं, ये क्यों बोल जाते हो? डीके की पिक्चर चलेगी उसमें, क्यों डीके चलेगी ना? वादा है चलवाएंगे। हमने तो कितनों के कोठे चलवा लिए, सिनेमा घर तो बहुत छोटी चीज है? क्यों भाई? है? बहुत लोग बहुत सवाल पूछते हैं, सवाल क्या पूछते हैं, वो बकवास करते हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं लोगों से। -50 डिग्री, -60 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के ग्लेशियर में हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कौन सी रेजिमेंट खड़ी है? राजपूताना रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट खड़ी है? क्योंकि इन रगों में खून नहीं है, ज्वालामुखी का लहू बहता है। इसलिए -50 डिग्री टेम्परेचर भी हमें 20 या 25 डिग्री लगता है। कोई क्या दूसरा जो सियाचिन के बॉर्डर पे खड़े होके जय भवानी, जय महाराणा और भारत माता की जय कह पाए? है क्या कोई? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस चीज को दिमाग में पेवस्त कर लीजिए। हमने दिया है तो लोगों ने लिया है, और हम अगर लेने पे आ जाएंगे ना तो देना तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं पड़ेगा? बताता हूं क्यों तुमको देना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी या इतना दम नहीं था कि तुम हमारी जमींदारी ले लेते, हमारे रजवाड़ों को ले लेते। हमने दिया किस लिए? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को,
आप लोगों को पता होगा कि जब कोई घर बसता है, आदरणीय चाचा जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जब कोई देश बनता है तो उसके खुद की करेंसी, उसका खुद का रुपया नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास उसका 1 रुपए का सिक्का नहीं था। था क्या? नहीं था। नहीं था, क्योंकि हमें करेंसी छापने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि हम गणतंत्र हुए ही नहीं थे। और आप लोगों को ये पता है कि नोट किस एवज में छापी जाती है? आप लोगों को पता है? नोट छापने के लिए उतनी वैल्यू का गोल्ड या सोना रखना पड़ता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा कि इतना जितना पैसा आप छापेंगे उतना आपको सोना रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना है। क्योंकि अगर आप जितना पैसा छापेंगे उतना सोना आपको रखना पड़ेगा। सोना किसके पास था देश आजाद होने के बाद? राजपूतों के पास। क्यों था? क्योंकि 500 रजवाड़े हमारे थे, 1.25 लाख जमींदारी हमारी थी, करीब 2.5 लाख चिकनी जमींदारी हमारी थी, 7 लाख तालुकेदारी हमारी थी। आदरणीय चाचा जी, थी कि नहीं थी? इन लोगों ने जब 1950 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, सरकार बनी, इस देश में गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है नाम? वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी 3000 करोड़ की मूर्ति गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे साबरमती में बनाई गई। आप लोगों को पता है उन्होंने क्या किया था हमारे साथ? पता है क्या? किसी को पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूं क्या किया था। उन्होंने जो वो कुर्ता पहनते थे, कुर्ता का पीछे नीचे वाला टोंगा फैलाया और सभी रजवाड़ों के पास गए। हमारे अपने दादाओं और परदादाओं के पास जाके कहते हैं कि माननीय राजा साहब लोगों, अगर आप सोना दे देंगे दान में देश को तो नोट छाप ली जाएगी। क्या हो जाएगी? नोट छाप ली जाएगी। और हमारे दादाओं और परदादाओं ने इतना सोना दिया देश को कि जब पहली बार नोट छपी तो 1 रुपए की कीमत इतनी थी कि $2 उतने में हो जाता था। आज स्थिति यह है कि $1 80 या 90 रुपए का है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है लोगों को? किनके बाप दादाओं का सोना रख के इन्होंने नोट छापी? किनके? हमारे बाप दादाओं के सोना को रख के इन्होंने नोट छापी। तो इस रिजर्व बैंक पे सबसे पहला अधिकार किसका बनता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर महोदय सुन लीजिए, सिग्नेचर जो करते हो ना, हमारे दिए गए फेंके हुए टुकड़े पे करते हो। ये भी मैं सरकार को बताना चाहता हूं। जो FDI है, जो GDPI है, वो हमारे बाप दादाओं ने दी है, तब जाके भारत का अस्मिता बची, इतिहास बचा। आज तो कहते हो FDI इतनी हो गई, GDPI इतनी हो गई। 16 लाख करोड़ की तुम्हारी हिंदुस्तान की मुद्रा की कीमत है। कितनी? 16 लाख करोड़। इतनी कैपेसिटी की नोट है हिंदुस्तान में। कितनी? 16 लाख करोड़। अंबानी की पूरी औकात 6 लाख करोड़ की है। कितने की? 6 लाख। अडानी की 4.5 लाख करोड़ की। ऐसे अगर जोड़ा जाए पूरे हिंदुस्तान में केवल उद्योगपतियों की, तो करीब करीब जितनी नोट है उनसे 39 गुना ज्यादा तो लेके बैठे हुए हैं। क्या हिंदुस्तान बेवकूफ है या हम लोग बेवकूफ हैं? बेवकूफ इसलिए है क्योंकि हमने दान में अपने रजवाड़ों को दिया, जमींदारी को दिया और कोई भी श्वेत पत्र सिग्नेचर नहीं करवाया। यही सबसे बड़ी गलती रही। आज कोई घर बनवाता है, मैं सभी भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं किराएदार का? होता है कि नहीं होता है? और किराएदार से आप लोग क्या लेते हो? किराया। और उसको क्या बोला जाता है कि फला हमारे यहां किराएदार है। आज हम देश का, चाहे वो संसद हो,
चाहे लोकसभा हो, चाहे जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास हो, राज्यपाल के आवास हो, विधानसभाएं हो, विधान पालिकाएं हो, किनके रजवाड़ों की जमीनों में और बिल्डिंगों में चल रही है, मुझे कोई बताएगा? किनके किराएदार हैं? हमारे 11 महीने का एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ इन किराएदारों से? क्या ये सवाल नहीं बनता है क्या? जूते मार के भगाएंगे ऐसे किराएदारों को अगर हमारे समाज की बात नहीं सुनते हैं तो। भगाने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हम मांगते हैं, हम आह्वान भी करते हैं देश की सरकार से, और आदेशित भी करते हैं एक राजपूत होने के नाते अपने भाइयों से भी, कि जिस दिन ये लगे कि हमारे स्वाभिमान सम्मान पे चोट पहुंच रही है, उस दिन इन किराएदारों को अपने पूर्वजों के घर के बाहर हाथ पकड़ के करने का काम कौन करेगा? अरे AWS में 10% आरक्षण देके तुमने एहसान कर दिया है क्या हमारे ऊपर? एहसान कर दिया। जिन्होंने अपने रजवाड़ों को दे दिया, अपने सोना को दे दिया, अपनी जमींदारी को दे दिया, अपने तालुकेदारियों को दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनको तुम क्या कहते हो कि तुम 10 लाख से नीचे के आदमी हो तब तुमको आरक्षण मिलेगा। तुम्हारे घर में सरकारी नौकरी ना हो तो आरक्षण मिलेगा। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता ना हो तो आरक्षण मिलेगा। महिला तुम्हारा पति ना हो, तुम विडू हो, तुम तलाकशुदा हो, तब आरक्षण मिलेगा। हजारों कैटेगरियां बनाई गई हैं 10% के आरक्षण को देने के लिए। क्या हमने जमींदारी, रजवाड़ा सब कुछ दे दिया? क्या हमने एक श्वेत पत्र सिग्नेचर करवाया चाचा जी? नहीं करवाया ना। तो गद्दार सबसे बड़ा इस देश का कानून है, न्यायपालिका है, सरकारें है कि नहीं है? गद्दारी हुई कि नहीं है हम लोगों के समाज के साथ? हुई कि नहीं हुई है? तो गद्दार के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? गद्दार के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो महाराणा प्रताप के भाले और तलवारों से होता था। क्या होता था कि नहीं होता था? जो भी हमारे समाज का गद्दार है उसका हिसाब यहीं पे करना पड़ेगा। हमारे समाज में बैठे गद्दारों को पहचानने का दिन आ गया है। गद्दार कौन? बताना चाहता हूं। गद्दार वही जो SC/ST एक्ट पे कानून पारित हो रहा था और 104 हमारे समाज के गद्दार जो राज्यसभा और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे थे और तख्त पीट के वहां पे जो संशोधन हो रहा था और उसमें अपनी रजामंदी दे रहे थे, ऐसे गद्दारों को, समाज को जूता मारने का काम समाज को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये तो 104 चिन्हित गद्दार है कि नहीं है? नाम लिस्ट भी दे दूंगा अगर मांगेंगे। आपके यहाँ भी कोई सांसद होगा वो भी ताली पीट रहा था, विधायक होगा वो भी पीट रहा था कि नहीं पीट रहा था? और बड़े गर्व से सेल्फी डालोगे कि चच्चा हमारे विधायक हैं, मऊसा हमारे विधायक हैं, और डाल के सेल्फी ये कोई नहीं लिखते कि गद्दार चच्चा SC/ST पे क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? समाज के धुरंधर ऐसे बैठे हमारे महारथी हैं जो समाज के लिए अपना 24 घंटा देते हैं। ये DK ठाकुर, अभी मैं देख रहा था इसकी छोटी सी बच्ची है, पहला जन्मदिन पे ये नहीं पहुंच पाया। इससे लोग सवाल पूछते हैं, शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। कौन इसको बनाता है? कोई पूछता है कहां जाता है, कैसे जाता है, किस खर्चे पे जाता है? कोई पूछता है क्या? लेकिन 5 फॉर्च्यूनर लेके विधायक जी आ जाएंगे तो सेल्फी ऐसा डालोगे जैसे लगेगा कि वही रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के दिए विधायक जी। शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। जो भी सीखना है सीख के जाओ। समाज में बैठे ऐसे लोगों की इज्जत करो जो अपना 24 घंटा, महीने का 30, 31 दिन, 28 दिन जो होता है, साल का 365 दिन समाज को दे रहे हैं। असली नायक तो वही हैं। इन फर्जी के नायकों को हम कैसे समाज का नायक मान सकते हैं? क्यों ना हम सोचे? सोचना पड़ेगा।
और एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, समाज के गद्दारों पे चर्चा होती है तो कई नाम मेरे जहन में आते हैं। नाम मैं नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी औकात नहीं है कि वीरू सिंह उनका नाम अपने जुबान से निकाले, क्योंकि मैं उनका उस औकात में भी नहीं समझता हूं। कहीं ना कहीं उनके रगों में जो खून है उनका डीएनए गंदा है कि नहीं है? महाराणा प्रताप कहते थे या हमारे पूर्वज कहते थे कि वार सीने पे होना चाहिए। राजपुत्र है, मिट्टी के पुत्र हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन पीछे से गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज में बैठे उन गद्दारों से कहना चाहता हूं कि समाज जग चुका है। सुनो बे, समाज जग चुका है, हिंदुस्तान का युवा जग चुका है। और विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश में युवा राज करता है वही देश पूरे दुनिया पे राज करता है। इतिहास गवाह है। हम लोग कल रात में डिस्कस कर रहे थे, 7वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में जिस जाति ने राज किया है उसका नाम है राजपूत। उससे पहले 7वीं शताब्दी से लेकर विक्रमी संवत जब से शुरू हुआ तब तक जिस जाति ने राज किया हिंदुस्तान पे उसका नाम है राजपूत। कभी आपने आज तक इतिहास में ये सुना? कभी कोई माई का लाल इतिहास को पढ़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी मुझसे आके हॉट टॉक कर सकता है? कभी भी राजपूतों ने राज किया, कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कभी किसान चौराहों में नहीं बैठा, कभी गरीब बिना खाए नहीं मरा। क्योंकि राजा कौन होता था? वो जिनका धड़ कट जाता था, सर कट जाता था, दाल आता था, वो थे राजपूत। चलिए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। बप्पा रावल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? सुना है? पढ़िएगा। बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, ठीक है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय, महाराणा कर्ण, महाराणा जय, ऐसी कितनी पीढ़ियां नाम गिनाते जाएंगे। धरती पे किसी के नाम के आगे अगर महा लगता है तो हमारे कुल में पैदा हुए सिसोदिया वंश के साथ महाराणा प्रताप के आगे लगता है। किसी और के आगे लगता है तो बताओ ना। कुछ तो किया होगा महाराणा प्रताप ने, तब जाके उनके नाम के आगे महा लगता है। उस महाराणा प्रताप का आधा मां बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आप लोगों से चाहता हूं कि आप पूरा मां बनने की कोशिश करो, और आने वाली पीढ़ियां पूरा महा बनेंगे, तब जाके महाराणा प्रताप का सपना यहां पे हम लोग पूरा कर पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े भाषणों को देके लोग चले जाएंगे, आप लोग ताली बजाओगे, हम भी कहेंगे बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छा माला फूल पहनाया। सत्यता बता रहा हूं, जरूरत नहीं थी करणी सेना भारत को बनाने की। आदरणीय चाचा जी, आपको पता है शुरू से मुझे कोई जरूरत नहीं थी। पढ़ाई करने के बाद ये लगता है कि आदमी अगर अच्छी पढ़ाई कर ले, राजपूत समाज में, आर्य समाज में एक बढ़िया सी नौकरी हो जाए, बीबी हो जाए, एक 10x10 का फ्लैट हो जाए, एक बढ़िया सी लेडी हो जाए, गद्दा हो जाए, बाकी दुनिया गया तेल लेने। यही लोग चाहते हैं। क्या जरूरत है हम लोगों को? कभी ऑटो में बैठ के, कभी टेम्पो में बैठ के, कभी बोलेरो में बैठ के, कभी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, या जहां जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं देता है वहां पे जाने का क्या जरूरत है भाई? मुझे क्या जरूरत है आजमगढ़ से 900 किलोमीटर दूर आके कासगंज की धरती पे आप लोगों के बीच में ये प्रवचन करने की? मुझे क्या जरूरत है? क्या कासगंज से मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है, या एमएलए का चुनाव लड़ना है, या प्रधानी या महाप्रधानी या जिला पंचायती लड़ने कुछ लड़ना है क्या मुझे? आप लोग कभी आजमगढ़ गए? कभी कोई गया समाज के लिए? इसमें सवाल मैं पूछ रहा हूं, कभी कोई आजमगढ़ मेरे जिले कोई गया?
नहीं गया, क्योंकि मेरे रगों में जो खून है वो समाज के दर्द को पहचानता है। आप लोगों के अंदर वो खून अभी नहीं पैदा हुआ, तो पैदा करो, दर्द को महसूस करो, तब आप निकल पाओगे घरों से। और जब तक नहीं निकलोगे तब तक परिवर्तन होने की सोचना भी मत। परिवर्तन किसको कहते हैं? परिवर्तन मंच, कुर्सी, माइक, मोबाइल और कैमरे को थोड़ी ना परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन बताता हूं किसको कहते हैं। आज के टाइम में हिंदुस्तान में परिवर्तन या तो सरकार कर पाती है या तो संविधान कर पाता है, आदरणीय चाचा जी। और आप लोगों को पता होगा कि अब तक संविधान में 143 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 143 अमेंडमेंट को चेंज करके बदला गया है। उसमें से 137वां अमेंडमेंट जो था उसका नाम है SC/ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि इस काले कानून को वापस करो, क्योंकि इसमें तो 93% मुकदमे फर्जी है। क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है हिंदुस्तान में? है क्या? राम मंदिर का मुद्दा पिछले 450-500 सालों से चला आ रहा था। 70 साल से हिंदुस्तान की कोर्ट में पड़ा था। इंतजार किस कोर्ट का हो रहा था? मुझे आप लोग बताइए, किस कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रही थी सरकार? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, राम मंदिर की नींव पड़ जाती है। क्या हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है? हमारे समाज के लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? पूछना चाहता है ये वीरू सिंह आपका भाई कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनवा रही है, वही सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट हटा रही थी। हटाई थी ना? जी जी हटाई ना? अरे माननीय मोदी जी के चहेतों बताइए ना, हटाई थी कि नहीं हटाई थी? हटाई थी। फिर कैसे लग गया? किसने लगवाया? किसने लगवाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया। किसने लगवाया? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में बैठे उनके राजनेताओं ने लगवाया। पता है कि नहीं है बात? अभी 1 साल पहले की घटना है, नहीं याद आ रहा है क्या? डंडे नहीं पड़े थे क्या? लट नहीं बजी थी? बजी थी ना? जिनको बजी थी उनको याद होगा, और जो ताली बजा रहे थे घरे में उनको याद नहीं होगा, क्योंकि वो तब भी चढ़े थे, वो तब भी चढ़े रहेंगे और मरते दम तक चढ़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि SC/ST लगने के बाद उनका दर्द, उनकी तकलीफ क्या होगी। उनको यही नहीं पता है। बताता हूं मैं, इस सरकार ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। चाचा जी, सर्वदलीय बैठक बुलाई, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, जितनी भी पार्टियां थी, सबके मुखियों को बिठा के एक राय लेके हिंदुस्तान के संविधान में 137वां अमेंडमेंट चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लात मार दी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस काले कानून को हमारे नौजवान पीढ़ियों को, हमारे बच्चों के जिंदगी में इस अध्याय को जोड़ दिया। क्या ये बर्दाश्त है आप लोगों को? SC/ST एक्ट पता है क्या है? नहीं पता तो बताता हूं। 26/11 का हमला पता था ना? मुंबई में हुआ था। एक आतंकवादी पकड़ा गया था, क्या नाम था उसका? कसाब। नाम याद है ना? वही जिसको हर महीने 2.25 करोड़ रुपए का खाना खिलाया जाता था। हाँ, वही कसाब। आओ डिस्कस करते हैं उसके भी बारे में। 4-4.5 साल लग गया उसको डिसाइड करने में सरकार को कि आतंकवादी है कि नहीं है कि नहीं है। और अगर SC/ST एक्ट में केवल नाम तुम्हारा पड़ गया तो पूछने की जरूरत नहीं, बच्चा जेल में जाओगे, पिछवाड़े में लट पड़नी शुरू हो जाएगी। एक आतंकवादी को 4 साल लगता है, 5 साल लगता है सरकार को डिसाइड करने में आतंकवादी है कि नहीं है। और हमारे समाज के नौजवान, हमारे भाइयों को आतंकवादियों से भी बुरा माना जाता है इस देश में, क्योंकि हम संगठित नहीं है। नहीं पूछता है सवाल वीरू सिंह कि ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि वो 104 हिजड़े जो ताली बजा रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, उनके घर का कोई बेटा या CST एक्ट में नहीं फंसा है, इसलिए उसको तकलीफ नहीं दी। ऐसे हिजड़ों का काम लोकसभा और राज्यसभा में बैठना नहीं है। ऐसे हिजड़ों का काम है शादी खत्म हो जाने के बाद ताली बजाना, बच्चा पैदा हो जाने के बाद ताली बजाना, है कि नहीं है? और जब तक उनको उनकी औकात हम लोग नहीं बताएंगे, तब तक इसी तरीके का दर्द, इसी तरीके का तंज, इसी तरीके की तकलीफ हम लोगों को झेलनी है। अभी तो ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। मेरी बहन है, बहुत मानता हूं मैं इसको, इसका स्नेह रहता है, सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है, पोस्ट करती है, मुझे मैसेज भी करती है, और जिसका समर्पण है काबिल तारीफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस बेटी को इतने लोगों के बीच में कोई उठा ले गया, क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? क्या करोगे? तुम्हारे अंदर का राजपूती खून क्या कहता है अगर मेरी बहन के हाथ को कोई पकड़ के लेके जाने लगे? उसका गला काट देंगे। आज काटने की औकात में हो तो एक हो जाओ। 10 साल बाद, सुन लो, जयकारा मत लगाओ, सुनो, 10 साल बाद इसी बहन को मंच से उठा के लेके जाएंगे और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना के बिठाए रहेगी सरकार, कुछ नहीं कर पाओगे। जागो, बेटी के बाप बनोगे। कोई बहन होगी जो रक्षाबंधन में कलाई में हाथ बांधती होगी, उस हाथ में कटवा के बैठोगे। 10 साल बाद कभी अपनी बेटी और बहन को न्याय नहीं दिला पाओगे। शुरुआत कर लो, शुरुआत कर लो। बुरी लगती होंगी मेरी बातें, कटु सत्य बोलता हूं इसलिए बुरी लगती है। हकीकत यह है कि समाज के लिए जीता हूं, और जब तक ये जिंदगी है रगों में बहता है एक एक बूंद खून समाज के लिए है, केवल समाज के लिए। पूछिए क्यों? उसकी वजह बताता हूं बहुत लोगों को मेरा ये मैथमेटिक्स बुरा लगता है, तकलीफ देता है चाचा जी, लेकिन मैं जो हूं मैं हूं, बनावट कुछ नहीं। इस रगों में खून राजपूताना का है। किनका है? कोई बीमार हो जाए, हमसे खून मांगे, हम फटाक से उसको अपना खून दे देते हैं। खून में ही तो पहचान है, खून में ही तो वजूद है, खून में ही तो गर्मी है। उस खून को किसी अन्य में चढ़ाओगे तो 10 दिन बाद वो ठीक होके ग्रह में दिन किसके खिलाफ खड़ा रहेगा? बताओ मुझे कोई। हमारे खिलाफ। ये खून निकलेगा तो अपने भाई के ही नसों में जाएगा। अगर वीरू सिंह का खून निकलेगा तो किसी सिंह में ही जाएगा। ये भी मेरी पहचान है। बहुत बुरी लगे अच्छी लगे फर्क नहीं पड़ता। ये खून निकल के फ्रीज में जाने वाला नहीं है, ये अपने लोगों के लिए है। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो उनके एक एक खून, जो एक एक बूंद खून के लिए है, वो हल्दी घाटी के पवित्र मिट्टी में गिरी। सरकार ने आज तक उसको राष्ट्रीय संरक्षण नहीं दिया है। पता है आप लोगों की बात? पता है? कुरुक्षेत्र कभी नहीं दिया गया राष्ट्रीय संरक्षण को। राष्ट्रीय स्मारक एक भी किसी किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया क्या? पूछता है वीरू सिंह ये सवाल आप लोगों से, सभी सम्मानित लोगों से। 500 जो रजवाड़े चिल्लाते हैं, आप लोग चिल्लाते हैं ना, सब लोग चिल्लाते हैं। क्यों? ठीक है, चिल्लाता है तू भी। तुझे पता है सरकार से अगर PLI करके अगर मांगोगे कि राजपूत रजवाड़ों की लिस्ट दो जिनको हम लोगों ने दान किया है, तो जानते हो क्या आती है? कैटो 0। कितनी? क्योंकि ये दोगली नीति की सरकार हमारे पूर्वजों की जमीनें, हमारे किलों को अपने बाप की बपाती मान के बैठी है।
और हम अगर उनके वंशज हैं तो अगर उनको ले नहीं सकते तो कम से कम उनके नाम से तो रिजर्व करवा ही सकते हैं। करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल। मैं कुंभलगढ़ का किला घूमने गया, मैं जोधपुर का किला घूमने गया, चित्तौड़गढ़ का किला घूमने गया, आमेर का किला घूमने गया। आदरणीय चाचा जी, सभी किलों पे हमसे पैसा मांगा जा रहा था, 25 रुपए 30 रुपए पर्ची। मैंने कहा अरे बाप रे, ये कैसे? तो मैंने पूछा ये टिकट किस चीज का? बोले ये सरकार का रेवेन्यू है, सरकार को ये टिकट जाता है। हमें बोला वाह गजब बात है भाई, हमारे बाप दादाओं का घर हमें आगे टिकट दें। वाह रे तानाशाही। बात तो वही कि लाइसेंस हमारे नाम का, गोली कोई दूसरी दाग रहा है, हत्या हमारे ऊपर लिखी जा रही है, जेल हम जा रहे हैं। वाह रे सरकार वाह। और आप लोगों को कहते हुए सुनते हुए भी गर्व महसूस होगा कि पहली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। मैंने बोला टिकट नहीं घंटा दे दूंगा, उल्टा जितना कलेक्शन किया सब हमको दो। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जाओ ना करणी सेना के नाम पे, अगर टिकट मांगे तो मौज बनवा दूंगा, ये वादा है मेरा। जाओ मांग के देखो टिकट, मांग ले कोई टिकट। अब हम तो टोल भी नहीं देते हैं। पूछो क्यों? कि हमारे घर की जमीनों में तुमने रोड बनवाया है, हमारे जमीनों में रोड है तो रोड टैक्स सरकार हमको दे कि हम उसको देंगे? बताओ ना, बताओ। क्या मैं गलत कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हेलो। हिंदुस्तान की एक इंच भूमि मिट्टी हमारे अपनों की है, तो वहां का टैक्स हम लेंगे कि तुम दोगे या हम देंगे? समझ जाइए, समय है, वजूद है, इन रगों में भी खून है, जवान हो। हेलो। नहीं तो 50 साल के बाद ऐसे किसी मंच पे बैठोगे और कहोगे कि एक हो जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि जवानी में घंटा उखाड़ते फिरे रहोगे। बुलेट और उसमें 100 रुपए का तेल पाप से चोरी करके किसी और के साथ हाय हेलो करते हुए जीवन बिता दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? यहाँ जितने चेहरे हैं किसी की उम्र 40 साल से कम नहीं है, सब लोग उससे कम में ही है। क्या इनका परिवार नहीं है, या इनका घर नहीं है, या इनको खाने की रोटी नहीं है? इनको दर्द है कि मेरा समाज एक नहीं है। हम तुम्हारे घर चल के आ सकते हैं कासगंज, तुम हमारे घर चल के जिस दिन आओगे उसी दिन नई क्रांति की शुरुआत होगी। ये लिख के रख लीजिए, शुरुआत करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। भगवान राम की धरती, भगवान कृष्ण की धरती, इस पावन उत्तर प्रदेश की धरती के सभी सम्मानित क्षत्रियों जाग जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी टाइटल को चुरा लिया गया, तुम्हारे घर को, तुम्हारी जमीन को। अब बची है बस घर की इज्जत, बहनें और बेटियां। इनको आपके आंखों के सामने उठा के लेके जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सरकार तुमको हिजड़ा बना चुकी है, हिजड़ा। समाज के कुछ भाई डॉक्टर की तरीके से तुम्हारे नसों में महाराणा प्रताप का खून इंजेक्ट कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का खून डालना है तो बनो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहन बेटियों को जबरदस्ती रेप बलात्कार कर दिया जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे। अपने लिए ना सही, अपने होने वाली पीढ़ियों के लिए जगो। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में बैठा है। इन टीवी कलाकारों ने, इन हरामखोरों ने, इन दो कौड़ी के टुच्चे अभिनेताओं ने हमारे समाज के प्रति इतनी गंदगी फैला दी कि टीवी में रेप कर रहा है राजपूत, लूट रहा है राजपूत, डकैत राजपूत। उनके नसों में, इनके दिमाग में डाल दिया गया कि उनके लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसने किया? राजपूत ने। अब वो उसको बदला की भावना समझ के बैठे हैं।
अबे उनको ये नहीं पता है, क्योंकि आदमी आजकल तुरंत एंटरटेनमेंट चाहता है, उससे पहले एक डिस्क्रिप्शन आता है कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार या कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई उसको पढ़ता नहीं है, सीधे फिल्म पे आ जाता है। फिल्म में आता है शक्ति कपूर, एक हंटर लेता है, 4 लठ लेके बैठ जाता है और स्कूल में जाती हुई किसी लड़की को उठा लाता है और उसके बाद कोठे पे आता है, कहता है चल ठाकुर के कोठी पे नाच ठाकुर साहब के सामने। उसको यही नहीं पता है कि ये फिल्मांकन करा के एक समाज को कितना नीचा दिखाया जा रहा है। जब 1975 में हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में पहली बार 4 जून को पिक्चर रिलीज होती है शोले, और पहले 12 से 3 वाले जो शो चल रहा था, जैसे गब्बर कहता है ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, उसमें से कोई 10 ठाकुर उठता, कहता सिनेमा घर को आग लगाओ और ये ढूंढो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, इसका हाथ काट लो, शायद परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया होता कि नहीं हो? अबे कौन है रे धरती पे जो ये कह दे कि हाथ मुझे दे दो ठाकुर? सही में ठाकुर है ना तो उसका हाथ काट के दूसरे हाथ में पकड़ा देगा। क्यों, गलत तो नहीं कर रहा हूं? लेकिन हमारे माननीय बाउल साहब लोग बसंती नाच बसंती ताली पीटे पड़े हैं, उनको यही नहीं पता कि आज के 40-45 साल बाद वो गलतियों का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। विषय बनता है कि नहीं बनता है? अरे एक संजय लीला भंसाली चूतिया घटिया आदमी, उसने पिक्चर बनाया, मलिक मोहम्मद जैसे घटिया इतिहासकार, जिसको यही नहीं पता था कि वो मां पद्मिनी के मरने के 250 साल बाद पैदा होता है। ये मलिक मोहम्मद जैसिया बेवकूफ चूतिया, इसको यही नहीं पता था कि 250 साल बाद वो पैदा होता है, उसके बाद वो सपना देखता है। क्या सपना देखता है? सपना देख के वो लिखता है एक गद्य जिसका नाम है पद्मावत। क्या है पता है कि नहीं? आप लोग आज तक पढ़े उड़े थे कि नहीं? पढ़े थे तो 250 साल बाद वो गद्य लिखता है पद्मावत, जिसके गद्य के रूपांतर पे ये पिक्चर बनाई जाती है पद्मावती। ठीक है, बनाई जाती है पद्मावती और पद्मावती को ये दिखाया जाता है। लेकिन 2017 में कुछ देश के नौजवान युवा साथी पैदा हो चुके होते हैं, जिनमें से एक नाम आपके भाई का भी है। संजय लीला भंसाली की औकात नहीं थी, उसने 300 कट मारा पिक्चरों में और कहते हैं लड़ाई क्या थी। अबे तुम लोगों को पता ही नहीं है लड़ाई क्या थी। लड़ाई तो ये थी कि वो पद्मावती रिलीज कर रहा था, हम लोगों ने पद्मावत रिलीज करवाया। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? नाम नहीं बदलवा दिया, इसलिए बदलवा दिया कि जो नाट्य रूपांतर 250 साल बाद वो गद्य लिखा था, उस गद्य के नाम पे पिक्चर रिलीज हुई घटिया, और जिसमें केवल और केवल जय जयकार किनकी है। पूरी पिक्चर में डायलॉग याद है कि नहीं? हाँ, जो रेत पे नाव चलाए उसका नाम है राजपूत, है ना? ये थप्पड़ खाने के बाद वो सुधरा था, लतियाने के बाद सुधरा। और 1975 में हमारे समाज के महान विभूतियों लोग अगर जाग गए होते तो गब्बर सिंह कब के डब्बे में चला गया होता और समाज नई बुलंदियों पे होता। होता कि नहीं होता? लड़ाई के लिए शुरू हो जाइए, बेहतरीन मौका है। नेतृत्व करता नौजवान युवा संघर्षशील है और वादा है। लोग कहते हैं ना कि जब आर्मी लड़ने जाती है तो उसका कमांडर सबसे पीछे होता है कि जिससे कोई सैनिक भाग ना जाए। उसका जस्ट उल्टा मैं बोलता हूं। अगर मुझे कमांडर मानते हो, वादा है सबसे पहले रहूंगा और जिस दिन भागूंगा उस दिन गोली मार देना, तलवार मार देना, यह भी कहना चाहता हूं। एक कदम, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर अगर वीरू सिंह का कदम पीछे हटा
पैर काट देना, ये भी कहना चाहता हूं। वीरू भैया जिंदाबाद वीरू दादा जिंदाबाद। जब तक इस रगों में जान है, जब तक सांस है, अपने समाज को एक करता रहूंगा, चाहे एक हो या ना हो, अपना काम है करना। डेडिकेशन है, समर्पण है समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मन से सुना हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरे कैंपस में जयकारा तो हुई, वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता के, जय। भारत माता के। जय। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। ऐरों की ना गैरों की, करनी सेना शेरों की, ऐरों की ना गैरों की, करनी सेना शेरों की, ऐरों की ना गैरों की।